हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुकोशल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एचएससी सीईटी मेंस के लिए जो अकाउंट्स जॉब है उसका बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो उसी बैच में आज की इस क्लास को में करेंगे हम कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो पहले कर लिया है। उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और बाकी भी जो हमने हाफ से ज़्यादा सिलेबस जो है वो कवर करवा दिया, और सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक ही, और उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ का ये सिलेबस है, जिसका फर्स्ट पार्ट में हमने जो ये ऊपर वाला ये इतना पोर्शन है ये हमने कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। और आज की इस पार्ट में हम ये करेंगे मेंबरशिप इन कंपनीज, कंपनी का मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर्स, उनके अपॉइंटमेंट, ये सारी क्वालिफिकेशन, पावर्स, ड्यूटीज़, और मैनेजरियल रेमुनरेशन और की मैनेजरियल पर्सोनल्स। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी, वाइंडिंग अप, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मेंबर्स ऑफ द कंपनी कौन होते हैं। देखो, मेंबर्स क्या कौन होते हैं, वैसे तो शेयर होल्डर्स ही मेंबर होते हैं, लेकिन सारे ही शेयर होल्डर मेंबर नहीं होते। बस ये है कि मेंबर बनने के लिए शेयर होल्डर होना जरूरी है पहले। और जब वो शेयर होल्डर्स उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन कर देते हैं, उनके मेमोरेंडम में, तो वो क्या बन जाते हैं, कंपनी के मेंबर। तो यानी कि कंपनी, एवरी पर्सन हु हैज़ एग्रीड इन राइटिंग टू बिकम ए पार्ट ऑफ ए कंपनी एंड होल्ड द शेयर्स ऑफ ए कंपनी इज कंसिडर्ड द मेंबर ऑफ ए कंपनी। यानी कि जो भी पर्सन ये कहता है कि हाँ मैं कंपनी का पार्ट बनना चाहता हूँ, बनने के लिए एग्री, और वो कंपनी के शेयर्स भी खरीद लेता है, तो वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। ठीक है। और फिर उसका नाम जो है वो मेंबर्स की जो रजिस्टर है उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, एज ए बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी। इस ऐसे उसका नाम एंटर हो जाता है, जो कंपनी के मेंबर्स का रजिस्टर है उसमें रजिस्टर्ड हो जाता है, वो वे हो जाते हैं मेंबर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं हम एक बार शेयर होल्डर और मेंबर्स में, क्योंकि वैसे तो शेयर होल्डर्स ही मेंबर होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, देखो, जिनका रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है कंपनी का, उसमें जिसका नाम लिखा जाता है वो मेंबर होते हैं। लेकिन शेयर होल्डर तो सिर्फ अगर हमने कंपनी के शेयर खरीद लिए तो भी हम कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, लेकिन मेंबर नहीं बनते जब तक कि हमारा नाम रजिस्टर में नहीं लिखा जाता। रजिस्टर जो मेंबर्स का रजिस्टर है उसमें, जो कंपनी एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 2 और उसका सब सेक्शन 55 जो है वो डिफाइन करता है कि मेंबर कौन होंगे, कंपनी के कौन होते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग ऐसा कंपनी एक्ट में कुछ नहीं लिखा गया कि शेयर होल्डर कौन होंगे, क्योंकि सीधा सा ही है कि जिसने भी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, जो कंपनी के पास शेयर खरीद रहा है, खरीदे हैं जिसके पास हैं, वो कौन होगा, शेयर होल्डर होगा कंपनी का। जो शेयर वारंट्स होते हैं, ये गलत लिख रखा है यहाँ पे, शेयर वारंट्स है ये। शेयर वारंट्स जो है वो एक जब देखो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि शेयर वारंट क्या होता है और शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। देखो, जब शेयर वारंट भी है ना, शेयर होल्डर को ही मिलता है। जब उसको शेयर वारंट मिलता है वो भी एक सर्टिफिकेट ही होता है एक तरह से, लेकिन जब उसके पास सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट होता है तब तो वो मेंबर की रजिस्टर में उसका नाम लिखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही उसको शेयर वारंट अगर इशू कर दिया जाता है तो जो मेंबर्स का रजिस्टर है उसमें से उसका नाम भी हटा दिया जाता है, यानी कि वो मेंबर नहीं रहता फिर कंपनी का, वो वारंट होल्डर हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। तो शेयर होल्डर्स जो है वो शेयर वारंट, जो शेयर होल्डर होते हैं वो शेयर वारंट होल्डर भी होते हैं, हो सकते हैं। जब उनको शेयर वारंट इशू कर दिया जाता है तो वो शेयर वारंट होल्डर भी बन जाते हैं। लेकिन जो कंपनी के मेंबर होते हैं वो शेयर वारंट होल्डर नहीं होते, क्योंकि वारंट जब उनको इशू किया जाता है तभी वो मेंबर नहीं रहते, अगर वो पहले से मेंबर थे तो। ठीक है। और जो कंपनी है उसको ऐसे लिमिट है कि मिनिमम नंबर्स कितने होने चाहिए। जैसे प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 होने चाहिए आपके पास मेंबर कंपनी के, और पब्लिक के केस में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन शेयर होल्डर्स के केस में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, कंपनी कितने भी शेयर, जिसने भी उसने उसके ऑथराइज कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग वो कितने भी शेयर इशू कर सकती है। और एक शेयर भी अगर खरीद लिया तो वो भी शेयर होल्डर बन गया, तो कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। और मिनिमम लिमिट भी नहीं होती, क्योंकि कोई कंपनी अगर शेयर इशू करती ही नहीं है, लिस्टेड कंपनी नहीं है वो, तो शेयर इशू नहीं करती,
तो ऐसे केस में ऐसे कंपनी के शेयर होल्डर्स तो जीरो भी हो सकते हैं, मिनिमम की भी कोई लिमिट नहीं होती जो शेयर होल्डर्स हैं उनके केस में, लेकिन मेंबर्स के केस में होती है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसमें साइन करना पड़ता है मेंबर को। कोई भी पर्सन, कोई भी शेयर होल्डर तभी मेंबर बन सकता है जब वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसके साइन होते हैं, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो अपनी कंसेंट देता है कि हाँ मैं इस कंपनी का मेंबर हूँ, ठीक है। और मेंबर्स के रजिस्टर में भी उसका नाम होता ही है। लेकिन शेयर होल्डर्स जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह में इनमें कोई साइन नहीं करते, वो सिर्फ शेयर्स परचेज करते हैं, जो शेयर उन्होंने खरीद रखा है तो वो शेयर होल्डर बन जाते हैं बस सीधा तभी। लेकिन इनको कंपलसरी होता है कि इनका साइन होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर कंपनी के मेंबर हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ मेंबरशिप। अब देखो जब भी किसी शेयर होल्डर को रजिस्टर कर लिया गया एज ए मेंबर तो वो मेंबर बन गया, ठीक है, उसके साइन हो गए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। लेकिन जब रिमूवल जो किया जाता है मेंबरशिप का, यानी कि वो मेंबर हटाया जाता है, जब मेंबर्स की लिस्ट में से जो रजिस्टर है उसमें से उसका नाम हटाया जाता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। देखो दो तरह से जो है रिमूवल किया जा, दो तरह नहीं बाकी भी और भी आगे नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब काफ़ी तरीके होते हैं जिनके थ्रू जो मेंबरशिप है वो रिमूव की जा सकती है। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ मेंबरशिप के थ्रू। देखो ट्रांसफ़र ऑफ मेंबरशिप हमने पढ़ा भी था कि शेयर ट्रांसफ़र जैसे हम करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, तो यानी कि कोई पर्सन अपने शेयर्स जैसे किसी दूसरे पर्सन को बेच सकता है तो वो दूसरा पर्सन शेयर होल्डर बन जाता है, वैसे ही मेंबरशिप भी ट्रांसफ़र की जा सकती है, ठीक है। शेयर्स ऑफ ए मेंबर आर ट्रांसफर टू अनदर पर्सन बाय द कंपनी इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी। तो वो ट्रांसफरी जो पर्सन जो जिसको ट्रांसफ़र की जा रही है वो मेंबरशिप, तो वो मेंबर बन जाएगा, जो पहले वाला पर्सन था उसकी मेंबरशिप जो है वो रिमूव हो जाएगी। द नेम ऑफ ट्रांसफरर इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर, और जो नया पर्सन था उसका नाम जो है वो रजिस्टर में एंटर हो जाएगा। और दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ मेंबरशिप। अब देखो ये तो था कि कंपनी अपनी तरफ से एक्शन ले रही है या फिर मेंबर ही अपनी जो मेंबरशिप है वो ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, तो ट्रांसफ़र ऑफ मेंबरशिप हो गया। लेकिन जब कंपल्शन हो जाती कि करना ही पड़ेगा, जैसे कुछ केसेज में, कुछ सर्कमस्टांसेज में, जैसे डेथ हो जाती है मेंबर की, अब डेथ होगी तो कोई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो मेंबर बन जाएंगे कंपनी के, तो ऐसे केस में उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। यही डिफरेंस होता है ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन में। ट्रांसफ़र यानी कि अपने वॉलंटरीली या तो कंपनी या फिर मेंबर जब चेंज करना चाहता है, लेकिन ट्रांसमिशन का मतलब कि कोई और ऑप्शन नहीं रहता, वो कंपल्सरीली ट्रांसफ़र किया ही जाएगा फिर वो मेंबर का नाम, यानी कि एक मेंबरशिप जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है कंपल्सरीली बाय लॉ, तो वो ट्रांसमिशन हो जाता है। ये डेथ के केस में या फिर इंसॉल्वेंसी के केस में ट्रांसमिशन ऑफ मेंबरशिप होता है, ठीक है। इसके अलावा सरेंडर ऑफ मेंबरशिप, जब एक पर्सन खुद अपने शेयर किसी को बेच दे तो वो, या अपने शेयर्स जो है वो कंपनी को सरेंडर कर दे कि मैं अपने शेयर्स कंपनी को सरेंडर कराऊँ, तो वो शेयर होल्डर नहीं रहा, और शेयर होल्डर अगर नहीं है तो वो मेंबर भी नहीं रहेगा, तो ऐसे केस में मेंबरशिप रिमूव हो सकती है। नेक्स्ट फॉरफीचर ऑफ मेंबरशिप। देखो जैसे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हमने सुना था ना कि जब्त करना, फॉरफीचर का मतलब है जब्त करना। अब शेयर्स अगर मान लो कि कोई पेमेंट नहीं की शेयर होल्डर ने, जैसे कॉल मनी हम मंगवाते हैं, अलग अलग स्लॉट में हम एक शेयर का पैसा मंगवाते हैं, तो अगर उसने कोई भी एक इंस्टॉलमेंट, एक वो स्लॉट पे नहीं किया, एक कॉल मनी पे नहीं की या अलॉटमेंट के पैसे पे नहीं किए, तो फॉरफीचर कर लिया जाता है उसका शेयर। तो ऐसे ही जब शेयर फॉरफीचर किया जाता है, यानी कि जब्त किया जाता है शेयर, तो वो शेयर होल्डर नहीं रहता, और ऐसे ही उसकी मेंबरशिप भी चली जाती है फिर, क्योंकि वो मेंबर भी नहीं रहता अगर उसके पास शेयर्स नहीं है तो ऐसे ही फॉरफीचर ऑफ मेंबरशिप, यानी कि मेंबरशिप को जब्त कर लिया गया क्योंकि उसने कुछ वो, या तो उसने शेयर्स के पैसे नहीं दिए या किसी और केस में, ऐसे वो कंपनी जो है जब्त कर सकती है उसके शेयर्स को। नेक्स्ट शेयर बायबैक। शेयर बायबैक का मतलब कंपनी खुद अपने शेयर्स खरीद ले मेंबर्स से, तो उसको हम बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। तो ऐसे केस में भी अब मेंबर से शेयर्स खरीद लिए सारे के सारे अगर, तो मेंबर के शेयर होल्डर नहीं रहा और वो शेयर होल्डर नहीं होगा तो फिर वो कंपनी का मेंबर भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन केसेस के थ्रू जो मेंबरशिप है वो रिमूव की जा सकती है किसी भी पर्सन की। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या क्या इस कौन कौन
जो है मैनेजमेंट में होते हैं, पर्सोनल्स, की पर्सोनल्स जिनको हम बोलते हैं, और किस तरीके से जो क्या क्या प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। देखो इसमें सबसे पहले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं। देखो जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो ये कंपलसरी किया हुआ है उसमें कि हर कंपनी के पास एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और उनमें से एक डायरेक्टर एटलीस्ट रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। इसके लिए और भी प्रोविजंस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के केस में, वो हम ये अलग से भी करेंगे ना, क्योंकि डायरेक्टर्स का अलग से भी हमारा टॉपिक है तो उसमें भी कर लेंगे। अभी आप ये याद रखो कि मिनिमम 2 डायरेक्टर्स जो हैं हर कंपनी के लिए होने चाहिए, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, और एक जो उनमें से डायरेक्टर है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई हैं एक्ट में डायरेक्टर्स को, और उन ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे ही वो जो डायरेक्टर है वो मैनेजमेंट का सारा काम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी प्रोविज़न है कंपनीज एक्ट 2013 में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है कि जिसका प्रोमोटर से कोई लेना देना ना हो। प्रोमोटर कौन होता है? जो कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, जो कंपनी को लेके आते हैं अस्तित्व में, वो होते हैं प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर्स के साथ कोई लिंक ना हो जिन डायरेक्टर्स का, यानी कि क्योंकि प्रोमोटर भी डायरेक्टर बन सकते हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। ये एक इंडिपेंडेंट क्या, 1/3 जो है जितने भी डायरेक्टर हैं उनके 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए किसी भी लिस्टेड कंपनी में। लिस्टेड कंपनी का मतलब है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रजिस्टर्ड हो जाती है, जो कंपनी जिसके शेयर्स फिर स्टॉक मार्केट में बेचे जाते हैं, जैसे कोई भी कंपनी, वो लिस्टेड कंपनी होती है। तो लिस्टेड कंपनी के केस में 1/3 जो डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, यानी कि वो उसके प्रोमोटर्स नहीं होने चाहिए, प्रोमोटर्स के साथ कोई उनका लिंक ही नहीं होना चाहिए। ये भी आगे और भी ज़्यादा डिटेल में है। नेक्स्ट है ऑडिट कमेटी। देखो कंपनी एक्ट 2013 ये भी कंपलसरी करता है कि जो एक ऑडिट कमेटी भी होनी चाहिए, लिस्टेड कंपनी हो या फिर कुछ कैटेगरी के अनलिस्टेड कंपनीज भी हैं उनके केस में भी एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। जो ये ऑडिट कमेटी है ये सारे जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, इंटरनल कंट्रोल या फिर ऑडिट फंक्शंस जो कंपनी के हैं, ऑडिट यानी कि उनके रिकॉर्ड्स को चेक करना, तो वो सारे काम देखेगी ये ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी भी होनी चाहिए। लिस्टेड कंपनीज में तो सब में ही होनी चाहिए, लेकिन कुछ कैटेगरी की जैसे अगर उनका ज़्यादा टर्नओवर है ऐसे केस में तो वो अनलिस्टेड कंपनी की भी जो है ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, कुछ केसेस जैसे हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है एनुअल जर्नल मीटिंग्स। देखो एनुअल जर्नल मीटिंग्स क्या होती हैं, जो साल में एक बार कंपल्सरीली करवानी पड़ती है कंपनी के मैनेजमेंट को, कि एनुअल जर्नल मीटिंग होगी। इसमें जो कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूवल करना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के एंड में ही बनते हैं ना, साल में एक ही बार बनते हैं, तो वो एनुअल जर्नल मीटिंग में उनको अप्रूवल दिया जाता है कि हाँ ये सही है, इसमें सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, P&L बैलेंस शीट में, इनमें सब में सही है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी हो तो वो भी इस एनुअल जर्नल मीटिंग में की जाएगी। और डिविडेंड अप्रूव करना हो शेयर होल्डर्स को, वो उनका क्या रहेगा, या और भी जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो एनुअल जर्नल मीटिंग में लिए जाते हैं। और अदरवाइज जो वैसे भी मीटिंग्स होती रहती हैं कंपनीज में, तो उनमें जो कंपनी के डेली रूटीन के जो शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग्स बुला सकती है कंपनी कभी भी, तो वो उन शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं जो और रिलेटेड मैटर्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट के लिए एनुअल जनरल मीटिंग या फिर, और इनमें वो इसके अलावा कभी भी मीटिंग्स, बहुत सारी मीटिंग्स करवा सकती है कंपनी, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग एक कंपलसरी है, ये तो करवानी पड़ती है साल में एक बार। ठीक है, शेयर होल्डर्स राइट। अब कंपनी एक्ट 2013 में शेयर होल्डर्स के कुछ राइट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि वो उनको वोटिंग का राइट होता है, वो किन मैटर्स में जो है वो अपना रोल पे कर सकते हैं, कि कौन कौन सी उनकी ड्यूटीज़ बनती है। राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड और राइट टू रिसीव डिविडेंड, ये सारे राइट्स जो हैं शेयर होल्डर्स के, ये कंपनी एक्ट 2013 में दिए गए हैं और हर कंपनी को ये फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा डायरेक्टर्स। अब कंपनी के मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स का मेन रोल होता है, क्योंकि डायरेक्टर ही जो कंपनी के सारे जो मेन अफेयर्स हैं कंपनी के उनको डायरेक्ट करते हैं या फिर सुपरवाइज करते हैं। मेन जो सुपरविज़न का काम, डायरेक्शन देने का काम डायरेक्टर करते हैं कंपनी के। सबसे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ये, यानी कि ये सारे काम देखता है कि सारे काम सही से हो रहे हैं, सारे मैनेजर्स अपना काम सही कर रहे हैं, मैनेजमेंट सारी सही चल रही है कंपनी की नहीं चल रही, वो ये काम करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ये
डायरेक्टर डायरेक्ट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। जो सेक्शन 149 है कंपनी एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग हर कंपनी के पास मिनिमम 2 होने चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी के पास तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी के पास 2 डायरेक्टर्स एटलीस्ट होने चाहिए। और 1 डायरेक्टर, अगर 1 पर्सन कंपनी है तो उसके केस में 1 डायरेक्टर होना चाहिए, प्राइवेट के केस में 2 और पब्लिक के केस में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वो 15 हो सकते हैं, और 15 के अलावा भी अगर कंपनी को और डायरेक्टर्स अगर अपॉइंट करने हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है कंपनी को। अपनी एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो हमने देखा AGM जिसको हम बोलते हैं कि साल में एक बार जो स्पेशल मीटिंग होती है उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है कंपनी को। इसके अलावा सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी में भी प्रिस्क्राइब्ड सेल एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। जो ऐसी कंपनीज हैं उनमें एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल ऑफ मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होने चाहिए, यानी कि जो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसमें 1/3 जो डायरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिनका कंपनी के साथ जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ना हो, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर हैं वो ना हो, ऐसे जो वो डायरेक्टर होते हैं उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके अलावा ये जो है प्रमोटर नहीं होने चाहिए कंपनी के, और प्रमोटर के साथ कोई रिलेशन में भी नहीं होना चाहिए, नॉट रिलेटेड विद प्रमोटर्स, ठीक है। उसके जो कंपनी के जो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज है ना उनके डायरेक्टर भी नहीं होने चाहिए। और ऐसे पर्सन जो है वो नॉन प्रिक्वेशनरी रिलेशनशिप अदर देन रेमुनरेशन सच एज डायरेक्टर हैव ट्रांजेक्शन्स नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम विद द कंपनी। देखो, कंपनी के साथ ये इसमें क्या कह रहे हैं कि कंपनी के साथ कोई भी उसकी 10% जो उसकी टोटल इनकम है उस पर्सन की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, उसकी इनकम का 10% से कम उसमें कंपनी में वो के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है, यानी कि कंपनी के जैसे शेयर्स खरीद रखे उसने तो वो 10% से कम ही होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब वो कंपनी से बिल्कुल अलग है, कहने का मतलब ये है इंडिपेंडेंट का कि वो कंपनी से बिल्कुल अलग है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो उसके प्रोमोटर नहीं है, प्रोमोटर्स के कोई रिलेशन में नहीं है, ना जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज हैं उनमें डायरेक्टर है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ऐसे लोग। और जिसने कंपनी के साथ कोई मेन डील भी नहीं कर रखी, कोई ट्रांजैक्शन उसकी 10% उसकी इनकम का 10% से भी कम की ही ट्रांजैक्शन होती है, 10% से ऊपर की ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ नहीं होती, अगर होती भी है इनके कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और उसके पास एक्सपर्टीज और ये एक्सपीरियंस ये तो होना ही चाहिए उसके पास, ठीक है। वो होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए, अदर देन लिख रखा है ना, अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर। तो ये होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और लिस्टेड कंपनी को एटलीस्ट 1/3, अगर उनके पास 3 डायरेक्टर हैं तो कम से कम 1 डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और अगर ज़्यादा है तो 1/3, उसी के हिसाब से 1/3 जो डायरेक्टर है एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब जो डायरेक्टर की लीगल पोजीशन होती है वो क्या होती है कंपनी में। अब देखो, कंपनी में जो एक डायरेक्टर है उसकी लीगल पोजीशन एज ए एजेंट या फिर ट्रस्टी या फिर मैनेजिंग पार्टनर्स के जैसी होती है, कि वो कंपनी के एजेंट्स के तरह भी काम कर सकते हैं, कंपनी के ट्रस्टी के जैसे भी काम कर सकते हैं, या फिर कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर्स के जैसे काम कर सकते हैं। अब जो ये वो काम कर सकते हैं इनके थ्रू, मतलब उसकी लीगल पोजीशन इनके जैसी होती है जैसे एजेंट्स और ट्रस्टी, इनकी जो लीगल पोजीशन होती है, लेकिन ये एग्जॉस्टिव पावर्स का यूज नहीं कर सकते। एग्जिस्टिव पावर का मतलब है कि अब वो एजेंट बिल्कुल जैसे सेम टू सेम जो हम एजेंट्स की पावर समझते हैं ना, वो सेम पावर नहीं होती डायरेक्टर्स की। हाँ, वो इनके जैसे रोल प्ले करते हैं कंपनी में, ठीक है। एग्जॉस्टिव पावर का होने का मतलब है कि कंप्लीटली वो पावर उनके पास होना। अब वो एजेंट्स वाली पावर्स पूरी तरह से इनके पास नहीं होती, एज ए ट्रस्टी की पावर भी पूरी तरह से नहीं होती। वो इनका जब भी वो रिक्वायरमेंट हो कंपनी की किसी काम करने में, तो वो बस उसका उन कुछ पॉइंट्स जो एजेंट्स के होते हैं जैसे ट्रस्टी के होते हैं या मैनेजिंग पार्टनर के होते हैं, तो वो पॉइंट्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के उनके एज ए लीगल पोजीशन के, तो वो कर सकते हैं पे, लेकिन पूरी तरह से वो एजेंट नहीं होते कंपनी के, पूरी तरह से नहीं होते। ये नॉट एग्जिस्टिव का यही मतलब कि वो पूरी तरह से नहीं होते, ठीक है।
जो क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर की वो क्या है कि वो उनके पास रिलेवेंट स्किल्स होनी चाहिए बस, और तो ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, और वो डिसक्वालीफाइड ना हो। डिसक्वालीफाइड के आगे और कुछ टर्म्स कंडीशन है कि ऐसे ऐसे केस में डिसक्वालीफाई हो सकता है एक डायरेक्टर, तो वो डिसक्वालीफाई ना हुआ हो, 18 से ऊपर हो उसकी। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उसके पास फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केट और कॉरपोरेट गवर्नेंस, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल ऑपरेशंस, इनकी जो है स्किल्स होनी चाहिए उसमें, अप्रोप्रिएट स्किल्स, क्योंकि एक कंपनी के सारी एक्टिविटीज़ जो है वो पर्सन देख रहा है, तो उसके उसके पास कुछ स्किल्स तो होनी चाहिए ना उस कंपनी को मैनेज करने की सारी चीज़ें। और बाकी कुछ ज़्यादा कंपल्सन वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि एक अगर प्राइवेट कंपनी ही है किसी पर्सन की तो डायरेक्टर होते हैं वो, उनके पास क्या पता है, ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, लेकिन जो वो 18 से ऊपर का होना चाहिए और डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो डिसक्वालीफाई कैसे किन किन केसेस में हो सकता है एक डायरेक्टर, अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, अगर वो मेंटली सही नहीं है तो। अगर वो इंसॉल्वेंट है तो हो सकता है डिस्क्वालीफाई। ए पर्सन हु हैज़ अप्लाइड टू बी एडजड इन एज इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है डायरेक्टर की, कि वो इंसॉल्वेंट हुआ नहीं है। एक तो देखो इंसॉल्वेंट हो गया, वो एक ये है कि उसने इंसॉल्वेंट के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग है कि हाँ ये इंसॉल्वेंट, वो डिक्लेयर नहीं हुआ अभी तक। लेकिन अगर उसने एप्लीकेशन अप्लाई भी कर रखा है ना कि ये इंसॉल्वेंसी के लिए, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे पर्सन जिन्होंने किसी भी केस में, किसी कोर्ट केस में उनके पास जैसे मोरल ट्रिब्यूटेड सेंटेंस और 2 6 मंथ, अगर 6 साल से ज़्यादा का की सज़ा अगर उनको सुनाई गई है किसी भी पर्सन को, तो वो भी मैम वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। अगर 6 महीने से ज़्यादा की सुनाई गई है, और 6 महीने से ज़्यादा की, अगर 6 महीने से कम की भी सुनाई गई है, कुछ कुछ भी सुनाई गई है सज़ा, चाहे वो 6 महीने से कम की हो, तो भी 5 साल उस सज़ा को पास हो चुके हों जब भी वो हुआ था वो सेंटेंस, यानी कि उसके पास उसके ऊपर कोई केस हुआ है कभी, तो वो केस हुए 5 साल हो गए हों, और 6 महीने से 6 महीने से कम की सज़ा हो, तो ही वो डायरेक्टर बन सकता है। अगर 6 महीने से ज़्यादा की उसको सज़ा मिली होगी तो वो जो डायरेक्टर नहीं बन सकता किसी भी कंपनी का। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरीज हैं कि इन केस में डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो अपॉइंटमेंट के टाइम पे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अब जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का वो क्या होता है डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का, सबसे पहले तो जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, और जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया जाएगा कि कंपनी जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है। ठीक है, द कंपनी में पास द रिजोल्यूशन टू अपॉइंट ए डायरेक्टर इन एनुअल जनरल मीटिंग। देखो एनुअल जनरल मीटिंग तो देखो नाम से ये कि साल में एक बार होती है, लेकिन और भी मीटिंग्स मैंने बताया कि होती रहती है, तो किसी भी जनरल मीटिंग में जो कंपनी है वो रिजोल्यूशन पास कर सकती है अगर अपॉइंटमेंट करनी हो डायरेक्टर की। लेकिन वो स्पेशल रिजोल्यूशन जो हमने पढ़ा था कि स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन अगर 15 से ज़्यादा, देखो 15 की मैक्सिमम लिमिट है कि 15 डायरेक्टर हो सकते हैं किसी कंपनी में, अगर 15 से ज़्यादा अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट करना है तब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं अब, तो वो जनरल मीटिंग में, किसी भी जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करवा सकती है कंपनी, और फिर सबसे पहला प्रोसीजर तो यही है, उसके बाद आगे के प्रोसीजर फॉलो करके किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, if a company decide to appoint director in the middle of the year, they may appoint passing resolution in extraordinary general meeting। extraordinary जनरल मीटिंग क्या होती है, जो साल के बीच में कभी भी, देखो ऑर्डिनरी जो डेली रूटीन के काम करने के लिए जो मीटिंग्स होती है वो होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि कोई स्पेशल काम करने के लिए मीटिंग बुलाई गई, तो वो साल के बीच में भी अगर अपॉइंट करना पड़ता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के थ्रू अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद जब वो मीटिंग बुलाई, उसमें रिजोल्यूशन पास हो गया कि अपॉइंट करना है डायरेक्टर, उसके बाद DIN के लिए अप्लाई करना है। ये DIN क्या होता है, ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रिसीव होगा, तो उसके लिए कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है, और उस पर प्रपोज्ड जो डायरेक्टर है उसके साइन भी होनी चाहिए, उसकी कंसेंट होनी चाहिए प्रपोज डायरेक्टर की, यानी कि जिस पर्सन को हम कंपनी एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है उस डायरेक्टर की कंसेंट भी जरूरी है उसके। और ये फॉर्म DIR 2 नंबर जो ये फॉर्म है इसमें होनी चाहिए उसकी कंसेंट। इसके बाद
जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसको एप्लीकेशन फाइल कर दी जाएगी उसके पास, ठीक है, एप्लीकेशन उसके पास भेज दी, ये सारी चीज़ें तैयार करके। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड वो भी इसमें सारे साथ के साथ भेजे जाएंगे, जैसे पैन कार्ड ऑफ डायरेक्टर, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, वोटर आईडी, लाइसेंस, आधार कार्ड, जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे, ये डॉक्यूमेंट्स भी उसमें अप्लाई जब फॉर्म फिल किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को तब दे दिया जाता है। तो इस तरह से एक अपॉइंटमेंट होती है डायरेक्टर की किसी कंपनी में। अब अपॉइंटमेंट होती है, रिमूवल कैसे हो सकता है डायरेक्टर का। देखो रिमूवल कोई भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके रिमूव किया जा सकता है कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। देखो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यानी कि किसी भी जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन जो पास किया जा सकता है वो ऑर्डिनरी होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन जो स्पेशल एनुअल जनरल मीटिंग्स में ही पास किया जाता है। रिमूव ए डायरेक्टर आफ्टर गिविंग हिम रिस्पॉन्सिबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर हर्ड, यानी कि उसको सुनने की एक वो क्या उसकी भी चीज सुन के बात कि हाँ भाई हम आपको रिमूव कर रहे हैं तो आप कुछ कहना चाहते हो, ये सारी चीज़ें वो फॉर्मेलिटी जो होती हैं वो करके किसी कोई भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर को हटाया जा सकता है। सच रिजोल्यूशन टू रिमूव डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन और अपॉइंटमेंट समबडी इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर्स और रिमूव। देखो अब वो हटाया गया तो उसकी जगह पे कोई और अपॉइंट भी करना पड़ेगा, तो वो अपॉइंट भी किया जाएगा स्पेशल नोटिस दे के। जो डायरेक्टर को रिमूव करने के बाद उसकी जगह पे नया डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। द बोर्ड शैल कॉल द मीटिंग शैल प्रोवाइड डायरेक्टर प्रपोज टू बी रिमूव एन अपॉर्चुनिटी टू बी हेयर्ड। ये तो है कि बोर्ड जो है वो अपॉर्चुनिटी देकर उसकी बात को भी सुनने की, उसका पक्ष भी सुनने की डायरेक्टर का भी, और उसके बाद उसको रिमूव किया जा सकता है एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके। अब पावर्स क्या होती हैं डायरेक्टर की। पावर्स देखो डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर कैन मेक कॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपेड शेयर्स। अब अनपेड शेयर्स देखो शेयर्स के ऊपर कॉल मनी होती है ना शेयर्स की, जैसे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो जो डायरेक्टर है वो ये कॉल मनी मंगवा सकता है। मेक कॉल्स का यही मतलब कि वो कॉल मनी मंगवा सकता है अनपेड शेयर्स जो है उन पे, और ये वो मीटिंग्स बुला सकता है डायरेक्टर, मीटिंग बुला सकता है सुओ मोटो बेसिस यानी कि उसको किसी से पहले अपॉइंटमेंट अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है मीटिंग बुलाने के लिए, वो अपनी मर्जी से कभी भी मीटिंग बुलवा सकते हैं डायरेक्टर्स। इशू शेयर्स डिबेंचर्स और एनी इंस्ट्रूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी, ये इशू कर सकते हैं डायरेक्टर, शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं, या फिर और इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं और सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हैं। बोरो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट फंड फॉर द कंपनी, अप्रूव कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको अप्रूव करते हैं, और बोर्ड रिपोर्ट्स जो भी हैं उनको अप्रूव करते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं कंपनी में कि कितना कितना डिविडेंड दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को। पावर टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ग्रांट भी कर सकते हैं और गारंटी भी दे सकते हैं लोन की, तो वो ये पावर भी इनके पास होती है डायरेक्टर्स के पास। ऑथोराइज बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज़, अगर सिक्योरिटीज़ की बाय बैक करनी तो वो भी उसका भी अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, डायरेक्टर से। अप्रूव अमलगमेशन, मर्जर, टेक ओवर, ये जो होती हैं चीज़ें, अमलगमेशन होता है या मर्ज होती है कंपनीज, या कोई कंपनी खरीदनी होती है, टेक ओवर करना होता है, तो वो सारे काम भी डायरेक्टर्स का होता है। डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ ए कंपनी, यानी कि कंपनी के बिजनेस को बढ़ाना है, डाइवर्सिफाई करना है, किसी दूसरे और जो प्रोडक्ट्स है वो लेके आने कंपनी में, प्रोडक्ट सर्विसेज, और डाइवर्सिफाई करना बिजनेस यानी कि बढ़ाना, चेंज करना कुछ चीज़ें, वो सारे काम जो कंपनी का मेन बिजनेसेस होते हैं उसमें चेंज करना, मेन जो बिजनेस है उसका मेन जो काम है उनमें चेंज करना, वो सारे काम डायरेक्टर्स के होते हैं। वो डायरेक्टर की पावर होती है, ये सारे काम डायरेक्टर्स के थ्रू किए जाते हैं। अब ड्यूटीज़ क्या होती हैं डायरेक्टर की। देखो ड्यूटीज़ का मतलब है कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उनको क्या चीज़ें उनको फॉलो करनी ज़रूरी हैं। अब देखो उनको गुड फेथ में काम करना, ये तो है ही ज़रूरी कि वो अच्छे भाव से काम करें गुड फेथ में, कि कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करें। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यही होता है कि कंपनी क्या क्या काम करेगी, कंपनी के सारे जो रेगुलर के डेली बेसिस के जो काम होते हैं ना वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं, तो वो सारे तो उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है डायरेक्टर को। यह डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि उसके अकॉर्डिंग चले। प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग काम करना।
इसके अलावा जो कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट में या शेयर होल्डर जो है स्टेक होल्डर्स हैं, ये सॉरी स्टेक होल्डर्स का मतलब इसमें सारे आ जाते हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है वे लोग जिनके ऊपर कंपनी, अगर कंपनी कोई काम करती है तो उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कस्टमर्स भी स्टेक होल्डर होते हैं, कम्युनिटी है जो आसपास की वो भी स्टेक होल्डर हो सकती है, एम्प्लॉयज़ भी स्टेक होल्डर हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी स्टेक होल्डर यानी कि उसमें हित है कंपनी, उन लोगों का हित जुड़ा हुआ है कंपनी के साथ, यानी कि को उन लोगों का काम भी जुड़ा हुआ है, ये लगा लो। वो लोग अफेक्ट होते हैं, उनकी लाइफ अफेक्ट होती है, उनको काम अफेक्ट होता है कंपनी की एक्ट की वजह से। तो उनकी स्टेक होल्डर्स के फ़ायदे के लिए काम करना, कंपनी के फ़ायदे के लिए काम करना, ये ड्यूटी है डायरेक्टर की। एक्सरसाइज ड्यूटीज़ विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, अच्छे से अपनी ड्यूटी को फॉलो करना। इंडिपेंडेंट जजमेंट लेना, ये नहीं कि बायसनेस ना हो उसकी जजमेंट में। नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन सिचुएशन वेयर हिज इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट विद इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व ना होना जिसमें उसकी खुद का इंटरेस्ट और कंपनी का इंटरेस्ट आपस में जो है वो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाए। तो यानी कि उसको हमेशा कंपनी के फेवर में काम करना है, ना कि खुद के फेवर में काम करना है। ही कैन नॉट असाइन हिज ऑफिस टू एनी अदर पर्सन, वो अपना काम जो है वो किसी और को नहीं दे सकता। वो जो बोलते हैं ना कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो वो ये अपना ऑफिस किसी और को साइन नहीं कर सकता। अगर इसको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर, तो वो डायरेक्टर ही उस डायरेक्टर अपना काम जो है वो डायरेक्टर खुद ही करेगा। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑफिस डायरेक्टर का है तो डायरेक्टर का ही है। नॉट टू अचीव अनड्यू गेन और एडवांटेज, ये कि कोई भी फ़ायदा, अपने फ़ायदे के लिए कुछ गलत नहीं करना उसको कंपनी में, स्टेक होल्डर्स के साथ, किसी के भी साथ। रेमुनरेशन, अब है कि रेमुनरेशन और सैलरी जो है डायरेक्टर को वो क्या मिलेगी। अब देखो डायरेक्टर को, वो एक मैनेजरियल पर्सन है तो उसको एक सैलरी भी मिलेगी, लेकिन जो सैलरी मिल रही है, जो भी रेमुनरेशन मिल रहा है डायरेक्टर को, वो अगर सिर्फ एक ही मैनेजरियल पर्सन है, ये एक डायरेक्टर सिंगल ही एक बंदा है मैनेज कर रहा है जो सारी काम किसी कंपनी के, तो उसका जो रेमुनरेशन है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट के 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि कंपनी का जितना भी नेट प्रॉफिट हो रहा है उसका 5% है, उससे कम ही होनी चाहिए डायरेक्टर की सैलरी, अगर सिर्फ एक ही मैनेजरियल पर्सन है। तो अगर एक से ज़्यादा मैनेजरियल पर्सन है, यानी कि एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या होल टाइम डायरेक्टर कोई भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हैं अगर मैनेजरियल पर्सन, तो जो वो रेमुनरेशन है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल लिमिट जो रेमुनरेशन की है वो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट है। इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम, अगर चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो, उस 11% से ज़्यादा तो किसी भी केस में उसको रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और वैसे ये है कि एक से ज़्यादा है तो 10% और एक ही पर्सन है तो 5% से ज़्यादा, नेट प्रॉफिट का 5% से ज़्यादा जो सैलरी है वो डायरेक्टर की नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट है की मैनेजरियल पर्सन्स। अब की मैनेजरियल पर्सन्स कौन होते हैं? की मैनेजरियल पर्सन्स यानी कि जो मेन रोल जो पे करते हैं मैनेजमेंट में कंपनी की, वो होते हैं की मैनेजरियल पर्सोनल्स। अब इसमें क्या आते हैं, इसमें सारे आ जाते हैं, ये डायरेक्टर्स भी आएंगे, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO हम जिसको बोलते हैं, CEO जिसको हम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। तो ये जो सारे ये जो बड़े लेवल के मैनेजर्स होते हैं मैनेजमेंट में, जो हाई लेवल पे होते हैं, वो सारे की मैनेजरियल पर्सोनल्स होते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट मैनेजरियल पर्सोनल्स जो हैं वो। ये जो कंपनी एक्ट 2013 है, ये इसमें ये भी है कि कुछ कंपनीज के केसेस में की मैनेजरियल पर्सोनल्स होने चाहिए, जैसे कंपनी सेक्रेटरी की है कि किन कंपनीज को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना कंपलसरी है, किन किन कंपनीज में होल टाइम डायरेक्टर होना कंपलसरी है, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होना कंपलसरी है। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है हर कंपनी को की मैनेजरियल पर्सोनल्स जो हैं वो अपॉइंट करने पड़ते हैं, और ये ही जो कंपनी की मेन फंक्शनिंग है और मेन जो डिसीजन मेकिंग है वो ये लोग करते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये इसमें डायरेक्टर का तो हमने देख लिया कि डायरेक्टर कौन होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी देखो कौन होती है। कंपनी सेक्रेटरी वो पर्सन जो
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर वो हो सकता है कंपनी सेक्रेटरी किसी भी कंपनी में। और जो कंपनी सेक्रेटरी है वो कंपनीज के लिए अपॉइंट करना मैंडेटरी है अगर वो लिस्टेड कंपनी है और उसकी पेड अप जो शेयर कैपिटल है वो मोर देन 10 करोड़ रुपीज़ है। तो ऐसे केस में कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना कंपलसरी है कंपनीज के लिए। और वो कंपनी सेक्रेटरी कौन हो सकता है? सिर्फ वही जिसके पास ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर हो वो, यानी कि उसने अपनी जैसे ये होता है ना सीए और सीएस। सीए क्या होता है? जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर होता है वो। जब वो सीए की सारे जो वो टेस्ट हैं वो कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? आईसीएआई का मेंबर बन जाता है। तो कोई भी सीए वो तभी बनता है ना जब वो आईसीएआई का मेंबर बन जाता है। ऐसे ही सीए से होती है कंपनी सेक्रेटरी जिसको हम बोलते हैं। और कंपनी सेक्रेटरी भी कौन हो सकता है? जब वो सारे अपने टेस्ट जो सीएस के लिए होते हैं जो क्वालिफिकेशन वो पूरी कर लेते हैं तो वो आईसीएसआई के मेंबर बन जाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इसके मेंबर बन जाते हैं। और वो ही जो है उन्हीं को अपॉइंट कर सकती है कंपनी एज ए कंपनी सेक्रेटरी अगर उसकी पेड अप कैपिटल, कंपनी की पेड अप कैपिटल मोर देन 10 करोड़ रुपीज़ है तो। ठीक है, प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, हर कंपनी के केस में जो लिमिट है ये कि अगर 10 करोड़ से ऊपर है अगर कंपनी का टर्नओवर तो वो पेड अप कैपिटल अगर कंपनी की 10 करोड़ से ऊपर है तो उसको कंपलसरी है कि एक कंपनी सेक्रेटरी उसके पास होना चाहिए। अब कंपनी सेक्रेटरी उसका रोल क्या होता है, क्या काम करती है कंपनी सेक्रेटरी? कंपनी सेक्रेटरी का काम है कि जो लीगल मैटर्स हैं जितने भी उनको फॉलो करना, उनको देखना, वो इसीलिए उसको हम लीगल मेंटर ऑफ अ कंपनी भी बोलते हैं। यानी कि ये देखना कि जो बिजनेस है वो सारे लीगल प्रोविजंस को फॉलो कर रहा है, सारे लीगल प्रोविजंस चाहे वो किसी भी एक्ट से रिलेटेड हो। जो बिजनेस जो कंपनी है वो उनको सबको फॉलो कर रही है, ये चीज़ सिक्योर करना किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरी का। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी ये है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना कि सारे रूल्स रेगुलेशंस जो सारे एक्ट्स हैं उनके सारे प्रोविजंस जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कैसे किया जाता है? देखो, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो यही है कि जो कंपनी है वो उसकी 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। क्या कंपनी सेक्रेटरी तो कोई भी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन अगर वो मेंबर जो ये आईसीएसआई का मेंबर रही है जो होना जरूरी है जो कंपनी सेक्रेटरी, उस वो किसके लिए कंपलसरी है? वही 10 करोड़ से ऊपर का अगर पेड अप कैपिटल हो जाता है तो उसके लिए तो कंपलसरी है कि उसको अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। अब इसके प्रोसेस में क्या आएगा कि सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलवाना, बोर्ड मीटिंग कन्वे करना, और उसमें फिर इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी। और ये DRI-12 और MGT-14 ये फॉर्म के नंबर हैं कि ये इन नंबर के फॉर्म जो है वो फिल करके कंपनी सेक्रेटरी की वो अपॉइंट करने के लिए ये फॉर्म फिल करके देना जरूरी है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कंपनी। और ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये फॉर्म फिल करके देना जरूरी है उसके बाद, यानी इन्फॉर्म करना है ना, अप्लाई करना है अपॉइंटमेंट के लिए। तो वो मेक नेसेसरी एंट्रीज एंड मेंटेन प्रॉपर रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सोनल्स आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट के बाद डायरेक्टर का रजिस्टर भी होना चाहिए कंपलसरीली, और जो और की मैनेजरियल पर्सोनल्स हैं उनके रजिस्टर्स होने चाहिए। इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज, फिर स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करना है। जिस स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड है, जिसमें रजिस्टर्ड है कंपनी, उस स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि हमने इस पर्सन को जो हमारी कंपनी सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया है। ठीक है, उसके अलावा जो कंपनी सेक्रेटरी है वो क्या है कि वो एक से ज़्यादा कंपनी में ऑफिस होल्ड नहीं कर सकती। यानी कि कंपनी सेक्रेटरी जो है वो एक ही हो सकता है, एक ही कंपनी में हो सकता है, काम कर सकता है एक कंपनी सेक्रेटरी। अगर एक कंपनी में अपॉइंट हो गया तो वो दूसरी कंपनी में नहीं कर सकता। डायरेक्टर के केस में ऐसे होता है कि एक से ज़्यादा कंपनीज का डायरेक्टर भी हो सकता है एक पर्सन, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी के केस में ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक ही कंपनी में अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है, और वो सब्सिडरी अगर कंपनी है तो उसमें कर सकता है साथ के साथ। यानी कि एक कंपनी है ए
और बी कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो वो बी में भी अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है, वो बी का भी कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है और ए का भी हो सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल अलग अलग कंपनीज हैं तो वो उनमें दोनों में साथ में जो उनका कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो सकता वो पर्सन। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज तो वही कि जो उसको मेन तो वही काम है कि उसको सारे लीगल प्रोविजंस जो हैं उनको फॉलो करना है, कंपनी उनको फॉलो कर रही है नहीं कर रही ये सिक्योर करना है, इंश्योर करना है। ये जो इसके अलावा जो और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं कंपनी सेक्रेटरी की, प्रोवाइड द कंपनी डायरेक्टर गाइडेंस एज दे मे रिक्वायर कंसर्निंग देयर पावर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो डायरेक्टर है उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना कि भाई क्या क्या उसके अकॉर्डिंग सारे लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो सारी चीज़ करना। फैसिलिटेट द कन्वेइंग द मीटर्स, अटेंड लीगल जर्नल बोर्ड कमेटी मीटिंग्स एंड मेंटेन मिनट्स ऑफ दीज मीटिंग्स। सारी मीटिंग्स जो हैं उनमें हेल्प करना, जो मीटिंग कन्वे करने में हेल्प करना, और वो मीटिंग जो है हो रही हैं उनको अटेंड करना और उनके मिनट्स जो है वो रिकॉर्ड करना। मिनट्स रिकॉर्ड इनको क्या बोलते हैं, मेंटेन मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, यानी कि जो जो भी मीटिंग में बोला जा रहा है, मीटिंग में जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है उन सबको रिकॉर्ड करना, उसको बोलते हैं मिनट्स। इसमें मीटिंग्स के केस में मिनट्स उनको बोला जाता है कि जो 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 डिस्कशन हो रहा है वो सारा रिकॉर्ड करना। तो वो सारा रिकॉर्ड करना काम भी किसका होता है, कंपनी सेक्रेटरी का। ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द जर्नल एंड बोर्ड मीटिंग्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर रिक्वायर्ड अथॉरिटीज एज प्रोवाइडेड अंडर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब देखो जनरल मीटिंग या फिर जो और बोर्ड मीटिंग्स जो कंडक्ट की जाती है कंपनी में, उन मीटिंग्स के लिए गवर्नमेंट या फिर जो और अथॉरिटीज़ हैं उनसे अप्रूवल लेना एक्ट के अकॉर्डिंग। जो अगर किसी एक्ट के किसी प्रोविज़न में ये है कि अगर आप मीटिंग कर रहे हो तो आपको इस अथॉरिटी से जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो उस अथॉरिटी से अप्रूवल कौन ला के देगा, ये सीएस। ठीक है, कंपनी से सेक्रेटरी। रिप्रेजेंट बिफोर सेवरल रेगुलेटर्स अदर अथॉरिटीज अंडर द एक्ट कनेक्टेड विद डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज अंडर द एक्ट। अब देखो जो और रेगुलेटर्स हैं, जो और लीगल अथॉरिटीज़ हैं, उन सब के साथ उन सब के सामने कंपनी को रिप्रेजेंट करना, वो कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी ही रिप्रेजेंट करेगी ना हर जगह, जो भी लीगल मैटर्स हैं जितने भी, हर जगह कंपनी सेक्रेटरी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। असिस्ट द कंपनी बोर्ड इन द कंडक्ट ऑफ कंपनी अफेयर। जो भी कंपनी बोर्ड है, कंपनी बोर्ड में कौन आ जाएंगे, जो भी डायरेक्टर्स हैं, मेन जो की पर्सनल्स हैं, बोर्ड मेंबर्स जिनको हम बोलते हैं, वो सारे उनको उनके काम में हेल्प करवाना, उनको ये इंश्योर करना कि वो सारे जो काम कर रहे हैं वो एज पर लीगल प्रोविजंस हैं या नहीं, उनको एडवाइस देना, असिस्ट करना, वही सारे काम है कंपनी सेक्रेटरी के। ठीक है, जो अब राइट्स क्या है कंपनी सेक्रेटरी की, ड्यूटीज तो हमने देख ली, अब राइट्स क्या है देखो। ही कैन सुपरवाइज और कंट्रोल एंड ही कैन डायरेक्ट सुबॉर्डिनेट ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़। ये उसका राइट है कि वो सुपरवाइज कर सकता है अपने जो सुबॉर्डिनेट्स हैं उनको। इसके अलावा ही कैन साइन एंड ऑथेंटिकेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग्स। जो अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग के लिए साइन करना, ऑथेंटिकेशन उसका इंश्योर करना कि हाँ ऑथेंटिकेट है ये मीटिंग, ये सारी चीज़ें कौन करेगा, ये सारी चीज़ें करने का राइट जो है वो कंपनी सेक्रेटरी के पास होता है। ही हैज़ राइट टू ब्लो विसल वेन एवर ही फाइंड नेसेसरी। ब्लो विसल का मतलब क्या है कि जब भी उसको ये लगे कि कोई कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है, कहीं पे कोई जो प्रोविज़न है वो फॉलो नहीं हो रहा, तो वो वहीं पे जो इन्फॉर्म करना, जो अदर मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड है जो, उसको इन्फॉर्म करना उस चीज़ के बारे में, ये उसका राइट है, राइट टू ब्लो विसल ये। और ही कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो जो मीटिंग अटेंड कर सकता है शेयर होल्डर्स की या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, किन्हीं की भी कोई भी मीटिंग हो रही हो कंपनी में, वो जो कंपनीज की जो कंपनी सेक्रेटरी है ये कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। ही कैन साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कोई भी कंपनी के बिहाफ पे, क्योंकि वो लीगल जो मैटर्स हैं सारे वो कंपनी के यही देखता है। अगर हर जगह जहाँ पे भी लॉज की बात आती है, जहाँ पे भी लीगल प्रोविजंस की बात आती है, लॉज की बात आती है, तो हर जगह कंपनी सेक्रेटरी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे केस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो है वो कंपनी सेक्रेटरी साइन कर सकता है कंपनी के बिहाफ पे।
इसके अलावा ये एक और रह गया लास्ट में, लास्टली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ही क्लेम हिज ड्यूज लाइक क्रेडिटर्स। अब जैसे क्रेडिटर्स के जैसे ही उसकी जो भी लिक्विडेशन क्या होता है कि कंपनी जब बंद होती है, कंपनी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है वो ख़त्म कर दी जाती है, यानी कि एसेट्स बेच दी जाती है और लाइबिलिटी पे कर दी जाती है। तो ऐसे केस में वो उसको हम लिक्विडेशन बोलते हैं। और लिक्विडेशन के केस में जो भी क्रेडिटर इसका कंपनी सेक्रेटरी का जो भी बनता है कुछ, जो वो कंपनी से उसके जो भी रेमुनरेशन वगैरह कुछ भी बचा हुआ है, तो वो जैसे क्रेडिटर अपना क्लेम कर सकते हैं ना अपना जितना भी ड्यू है कंपनी पे, वो वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी भी जो है वो क्लेम कर सकता है अपना पैसा, अपना रेमुनरेशन, सैलरी, जो भी प्रॉफिट जो कुछ भी उसका रहता है वो क्रेडिटर के जैसे ही है, वो है जो वो क्लेम कर सकते हैं। अब कंपनी सेक्रेटरी को रिमूव कैसे किया जा सकता है? तो कंपनी सेक्रेटरी को रिमूव वैसे ही सेम प्रोसीजर, सेम वही स्टेप्स फॉलो करके जैसे अपॉइंटमेंट के थे वो करके उसको वैसे ही रिमूव भी किया जा सकता है। अब देखो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जो जो रिजोल्यूशन पास किया था वो रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है। रिमूवल के लिए भी अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है और इस ये रिमूवल के टाइम पे भी जो है रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। इसके अलावा ये DIR 12 फॉर्म ही भरा था ना, उसमें भी अपॉइंटमेंट के टाइम पे, तो यही फॉर्म फिर से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। जब भी ये रिजोल्यूशन पास हुआ इसके 30 डेज के बाद के अंदर अंदर जो DIR 12 जो फॉर्म है ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देना पड़ेगा। इसके बाद जैसे स्टॉक एक्सचेंज को अपॉइंटमेंट के टाइम पे इन्फॉर्म किया, वैसे ही रिमूवल के टाइम पे भी जो स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे कंपनी लिस्टेड है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि हम इस बंदे को अब कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट से रिमूव कर रहे हैं। मेक द रिक्वायर्ड एंट्रीज इन रजिस्टर, क्योंकि वो रजिस्टर मेंटेन किए थे ना, जैसे जैसे रजिस्टर में जब वो अपॉइंट किया था तो रजिस्टर में लिखा गया था उसका नाम, उसका नाम भी लिखा गया और सारे और रजिस्टर भी मेंटेन करने कंपलसरी हो गए थे। तो वैसे ही रजिस्टर में वो एंट्री जब दोबारा की जाएगी, रिमूव किया जाएगा तो उसका नाम हटाया जाएगा वहाँ से। इसके अलावा फिर जो वो रिमूव कर दिया, तो जैसे डायरेक्टर को रिमूव किया था तो वो दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी था, वैसे ही विद इन 6 मंथ दोबारा से बोर्ड मीटिंग बुला के वो वैकेंसी जो CS की थी अब वो फिल की जाएगी, यानी कि कोई और जो कंपनी सेक्रेटरी है वो अपॉइंट किया जाएगा उसकी जगह पे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अब देखो कंपनी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी क्या होता है कि कंपनी का बंद होना। अब कंपनी बंद जो है क्लोज डाउन होना कंपनी का, उसके सारे ऑपरेशंस का बंद होना, ये इसी ऑल ऑपरेशंस लिख रखा है। तो ये क्या होता है जब और ये कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। अब कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, इसके बाद वाइंडिंग अप का मतलब है कंपनी बंद हो गई पूरी तरह से, उसका सारा जो मैटर्स हैं वो सोल्व कर दो भाई, जितने एसेट हैं वो बेच दो, वो लिक्विडेशन जिसको हम बोलते हैं वही होता है लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। ठीक है, इसमें सारे डेट्स एक्सपेंडिचर ये सारे पे किए जाएंगे, उसके बाद शेयर होल्डर्स को जो बच गया वो दे दिया जाएगा और इस तरह से वो हो जाएगी। अब वाइंडिंग अप में देखो इसमें ये होता है कि सबसे पहले किन लोगों को क्या क्या चीज़ें पे की जाएंगी। देखो सबसे पहले जो डेटर्स होते हैं ना, एक्सटर्नल जहाँ से हमने पैसे लिए उनसे जो उनको पे कर दिया जाएगा सबसे पहले। ठीक है, एक्सपेंडिचर थे कोई भी रहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, उनको पे कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको पे किया जाएगी चीज़ें। उसके बाद जो हमने देखा था कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पे किया जाएगा। उसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको पे किया जाएगा। तो ऐसे सारी जो एसेट्स हैं वो बेच दी जाएंगी, उनसे जो पैसे आए उनसे ऐसी सारी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो पे ऑफ की जाएंगी और सारे अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज कर दिए जाएंगे। अब जो मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो है कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी बाय ट्रिब्यूनल। जो कंपनी जो ये ट्रिब्यूनल है ये जब देखते इसके कुछ कंडीशंस हैं कि इन केस में जो ट्रिब्यूनल है वो अपने आप कंपनी को वाइंडिंग अप करवा सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि हाँ ये कंपनी जो है अब इसको क्लोज करना है, वाइंडिंग अप करनी है। या फिर कंपनी खुद भी वॉलंटरीली वाइंडिंग अप करवा सकती है जब कंपनी को लगे कि वो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनी थी वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, या फिर कंपनी लॉस में चल रही है, वो सोचे कि ना अब बंद करने में फ़ायदा है तो कंपनी को वाइंडिंग अप कर देते हैं। तो कंपनी खुद से भी वाइंडिंग अप करवा सकती है या फिर किसी केस में ट्रिब्यूनल जो है वो भी ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी को बंद करना है। अब जब किन किन केसेस में जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि ये कंपनी को वाइंडिंग अप करना है, जैसे सिक कंपनी का मतलब है बीमार, यानी कि जो जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस चल रहे हों,
वो ऐसी कंपनी, उसको शिक कंपनी बोलते हैं। तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल, अगर ऐसी कंपनी जिसमें कोई प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं, वो कंपनी वैसे ही बंद हो जाएगी अगर उसको थोड़े दिन में अभी बंद नहीं किया तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इस कंपनी का वाइंडिंग अप करना है। स्पेशल प्रपोजल दे के हो सकता है। एक्ट अगेंस्ट स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई काम कर रही है कंपनी, तो वो कोई इलीगल काम हो रहा है कंपनी में, कोई फ्रॉडलेंट यानी कि कोई फ्रॉड हुआ है कंपनी के में, तो उस केस में भी हो सकता है। फेलियर टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रजिस्ट्रार, के पास अगर सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं पहुंच पा रही है कंपनी की, तो ऐसे केस में भी हो सकता है। तो इन सारे केसेस में इट जस्ट एंड इक्विटेबल वाइंडिंग अप, इसको फिर जो एक ट्रिब्यूनल है वो इन सारे केसेस में जो है कंपनी के वाइंडिंग अप करने का जो ऑर्डर है वो डिक्लेयर कर सकता है, और फिर कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता है। अब जब कंपल्सरीली वाइंडिंग अप होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले तो है लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा इन ऑर्डर टू वेरीफाई द कंपनी एलिजिबिलिटी टू फोर्स वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल के थ्रू जो है वाइंडिंग अप हो रही है तो लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा। अब ये लिक्विडेटर क्या करेगा? देखो, लिक्विडेशन से का काम करेगा ये लिक्विडेटर, नाम सिमिलर, लिक्विडेशन और लिक्विडेटर, इनके लिक्विडेटर लिक्विडेशन का काम करेगा। लिक्विडेशन का मतलब है सारी एसेट्स को बेचना, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना, वो काम जो है वो लिक्विडेटर करेगा। तो सबसे पहले लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। ये सेक्शन 281 के अकॉर्डिंग ये लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, और ये जो है लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल ही अपॉइंट करेगा इसको, ट्रिब्यूनल को ही इसको रिपोर्ट करना होगा लिक्विडेटर को। द ट्रिब्यूनल इशू ऑर्डर टू द लिक्विडेटर इन डिसॉल्विंग द कंपनी अंडर सेक्शन 282 of the act, and according to which company's property undergoes shift in the custody in order to satisfy creditor and contributors first। ये क्या है कि वही कि कंपनी एक्ट 2000, ये कंपनी एक्ट ये 200 ये 282 सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या जो भी कंपनी के एसेट्स हैं उनको सीज कर लिया जाएगा, अपनी कस्टडी में ले लेगा ये लिक्विडेटर, क्योंकि ट्रिब्यूनल इसको ऑर्डर इशू करेगा, तो उस ऑर्डर के वजह से जो लिक्विडेटर है वो कंपनी की सारी जो एसेट्स हैं उनको अपनी कस्टडी में ले लेगा, ताकि जो कंपनी के क्रेडिटर हैं ये कंपनी में जिन्होंने जो थर्ड पार्टी जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो लोग को पे किया जा सके। थर्ड पार्टी यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो थर्ड पार्टी में नहीं आते, जिनसे लोन लिया है, क्रेडिटर्स जो हैं, डेटर जिनसे हमने उधार लिया, डेट्स जो हमने ली रखी है कंपनी ने यानी कि ले रखी है, उनको पे किया जाए ताकि, तो इसलिए एसेट्स को वो जो जब्त कर लेगा, ये अपने कस्टडी में ले लेगा लिक्विडेटर। फाइनली द कोर्ट इशू द ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन, और सारी रिपोर्ट्स और ऑडिट्स के बाद जो है वो कोर्ट फाइनली डिसॉल्व कर देगा कंपनी को, क्योंकि वो सारे क्रेडिटर्स को उनको पेमेंट करके जो है वो कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाएगा। अब जब वॉलंटरली वाइंडिंग अप करना, तो देखो सेक्शन 304 है जो ये बताता है कि ये कहता है कि कंपनी खुद से भी जो है वो वाइंडिंग अप करवा सकती है। अब इसमें 2 स्टैट्यूटरी कंडीशंस जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेगी कंपनी को। वो क्या है कि सबसे पहले तो कंपनी को जनरल मीटिंग में ये अप्रूवल लेना पड़ेगा कि वो अपने मेंबर्स से, क्योंकि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के साथ या जिसको हम मेंबर्स ऑफ कंपनी बोलते हैं उनके साथ मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में उनको रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा कि जो कंपनी है वो वॉलंटरली वाइंडिंग अप के लिए जा रही है, यानी कि वाइंड अप कर रहे हैं हम कंपनी को। इफ़ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव ए स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग दैट द फर्म इज वाइंडिंग अप वॉलंटरीली, और स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करवाना पड़ेगा बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग में, मेंबर्स की मीटिंग में भी, जनरल मीटिंग में भी रिजोल्यूशन पास करवाना है, और स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करवाना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से की अप्रूवल से। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है अगर वॉलंटरीली एक कंपनी जो है वाउंड अप होना चाहती है। तो अब जो इसका प्रोसीजर क्या है, वही कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है कंपनी को, जिसमें 3/4 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। वो देखो, ये रिजोल्यूशन पास होना क्या होता है कि लोग सहमत हो रहे हैं, यानी कि उसमें जो मेंबर्स थे कंपनी मीटिंग में वो उसमें से कितने लोग सहमत हो रहे हैं। ये हर रिजोल्यूशन का, ये आपके सिलेबस में नहीं है कि वो रिजोल्यूशन कितने वोटिंग पे हम रिजोल्यूशन को पास मानेंगे। वो हर एक जो रिजोल्यूशन है उसके केस में अलग अलग होता है। अब जैसे इस केस में कि वाइंडिंग अप करवाने के केस में 3/4 की मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि 3/4 लोग जो है वो फेवर में होंगे
तो ही रिजोल्यूशन वो जो कंपनी की वाइंडिंग अप हो सकती है। ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। और इस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी किससे कि 3/4 मेजोरिटी से, ठीक है। सॉरी, ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो है वो सिंपल मेजोरिटी से भी इशू करवाया जा सकता है। सिंपल मेजोरिटी यानी कि 50% से ज़्यादा। और इसके अलावा अगर एक्सेप्शनल रिजोल्यूशन पास करवा रही है कंपनी तो वो भी होगा। और एक्सेप्शनल रिजोल्यूशन क्या होगा, जिसमें 3/4 मेजोरिटी होती है। ये केस है। द कंपनीज लिक्विडेशन विल बिगिन ऑन द डेट ऑफ रिजोल्यूशन। और जिस दिन से जो रिजोल्यूशन जब अप्रूव हो जाएगा, रिजोल्यूशन पास हो जाएगा मीटिंग में, उसी दिन से ये मानेंगे कि कंपनी उस दिन से लिक्विडेशन होना स्टार्ट हो गया इनके। उसी दिन से वाइंडिंग अप का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। क्रेडिटर्स मीटिंग शुड टेक प्लेस ऑन द सेम डे। और फिर उनको भी बताया जाएगा कि वाइंडिंग अप हो रही है। और इफ़ द 2/3 ऑफ क्रेडिटर एग्री दैट वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी इज इन द बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर, द कंपनी कैन बी वाइंड अप वॉलेंट्रीली। अब ये तो था कि मेंबर्स से ले लिया अप्रूवल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके। इसके अलावा फिर क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई। और क्रेडिटर्स में जो 2/3 क्रेडिटर्स हैं वो अगर अपना अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ जो सही है, सारे सबके हित में है कंपनी का वाइंड अप होना, तो वो फिर वाइंड अप किया जा सकता है। अगर उन्होंने नहीं दिया तो फिर नहीं होगा कंपल्सरीली वाइंड अप। इसके अलावा ए नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर मस्ट फाइल। लिक्विडेटर के लिए अपॉइंटमेंट 10 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास। उसमें तो कंपल्सरीली जो वाइंड अप हो रहा था उसमें तो ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर रहा था लिक्विडेटर, लेकिन अब ये जब वॉलंटरीली कंपनी खुद लिक्विडेट होना चाहती है तो लिक्विडेटर भी जो है वो कंपनी खुद अपॉइंट करेगी। इसके बाद जो ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस जो थे वो जो पास किए थे कंपनी की जनरल मीटिंग में, उन सबको भी जो है उनकी कॉपीज़ भी जो है वो कंपनी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसको भेजी जाएगी। व्हेन द कंपनीज अफेयर हैव बीन entirely wound up, it is going to dissolve. Specific resolution should be enacted to dispose of company's book और document। अब कंपनी के देखो सारे अफेयर्स बंद हो गए अब, तो कंपनी के बुक्स और डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने का के लिए भी एक स्पेसिफिक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, ठीक है। Within 2 weeks following the company's general meeting, file a copy of the account application to the tribunal और order the dissolution। और इन सब के 2 वीक के बाद यानी कि सारे रिजोल्यूशन पास हो गए सारे, और जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसको भी इन्फॉर्म कर दिया इन सारी चीज़ों के बारे में, तो फिर उसके 2 हफ्ते के बाद जो कंपनी है वो वो जो कंपनी है वो एप्लीकेशन दे सकती है ट्रिब्यूनल को कि हाँ ताकि ट्रिब्यूनल भी ऑर्डर दे दे कि हाँ ठीक है आपका ये सारी चीज़ सही है, आप वॉलंटरली डिसॉल्व करवा सकते हो अपनी कंपनी को। विदिन 60 days आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन, ट्रिब्यूनल मस्ट इशू एन ऑर्डर टू डिसॉल्व। और ट्रिब्यूनल के पास तो उनको भेजना है 2 हफ्ते के अंदर अंदर, और उसके बाद 60 दिन तक के अंदर अंदर जो है ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर दे देगा अपना कि हाँ भैया आप कर सकते हो डिसॉल्व अपनी फर्म को। उसके बाद कंपनी लिक्विडेटर मस्ट फाइल द कॉपी ऑफ ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार। और सारे जो वे कंपनी लिक्विडेटर है वो अपना फाइल जो है वो रजिस्ट्रार को दे देगा। और कंपनी लिक्विडेटर ही ये सारी चीज़ें प्रोविजंस देख के कि हाँ सारे क्रेडिटर्स जो है पहले थर्ड पार्टी जो है उसको पेमेंट हो गई, उसके बाद जो है डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट हो गई, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हो गई पेमेंट, और कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट हो गई सारी। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और थर्ड पार्टी में जो सैलरी जिनको देनी है वो सारी आ जाएंगी। इसके बाद लिक्विडेटर की खुद की सैलरी भी आ जाएगी, इसी में आती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी। तो ये थी कि प्रोसीजर क्या क्या होते हैं फॉलो करने का। वैसे इतना डीप में से क्वेश्चंस आते भी नहीं है। आई होप आपको समझ आ गई होगी फिर भी चीज़ें। और ये PDF आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम से, आप इनको पढ़ सकते हो ये सारी चीज़ें। अगर कुछ ना समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।